भाई साहब इस क्वेश्चन से 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर के अंदर नजर आएगा। एग्जाम के अंदर कोई सा भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो उसमें इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद आपके आगे जो आने वाली मैथ्स है उसके बहुत ही शानदार बेसिक्स कवर होंगे। और दूसरा फायदा मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई सा भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो उसमें इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब मैं यहां पर जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप वीडियो में बने रहे अंत तक। ओके, अब मैं क्या करना हूं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की सहायता से एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो मैं इसको अलग से नहीं बता रहा, आपको इसी क्वेश्चन की सहायता से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाला हूं। देखिए, मैंने इसका जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहां पर लिख दिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, लेकिन मैं भी आपको डेफिनेशन नहीं समझाने वाला। उसके पहले मैंने कुछ बेहतरीन 5 क्वेश्चन जो हमारे बुक के ही है वो लिए हैं और मैं इनको आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं प्रैक्टिकली इसको फील करवा दूंगा। आ जाइए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए ध्यान से कि 140 के क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा दूं कि 140 के अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे? तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। मैं इसके पहले एक बेसिक का जो वीडियो है वो मैं डाल चुका हूं जिसमें मैंने पूरे बेसिक्स बताए। यदि वो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आएगा, आप क्लिक करके उसे भी देख ले। ओके प्यारे बच्चों, अभी आप इस वीडियो में बने रहे। अब देखिए 140 के हमें क्या करने, अभाज्य गुणनखंड करने। तो सर कैसे करें? तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले आपको कहां से स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में आपकी जो स्टार्टिंग है ना वो यहां से होनी चाहिए। सबसे पहले आप 2 का भाग देने के बारे में सोचेंगे, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर उसके बाद आप 11 की सोचेंगे, फिर उसके बाद आप 13 की सोचेंगे, फिर आप 17 और फिर उसके बाद 19 और उसके बाद 23। क्योंकि ये जितनी भी संख्या है प्यारे बच्चों, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब अभाज्य है। क्या है भाई? अभाज्य। और हमारे क्वेश्चन में लिख रखा है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना भाई? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ओके बच्चों आ जाइए। तो सबसे पहले अब आप यहां पे देखिए, है ना, यहां पर देखिए 140 में पीछे क्या आ रहा है? 0। मैं आपको बता दूं, जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो उसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 का भाग देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 2, तो यानी कि 2 का भाग दूंगा तो क्या होगा? 2 सत्ते 14 और ये 0 ऐसा का ऐसा। फिर आप देख सकते हैं पीछे 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। तो यानी कि 7 में 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 तिया 6। अब आपको बताइए कि 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अब 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब इसमें किसका भाग जाएगा? तो इसमें यदि आप देखें तो अब देखिए क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 के बाद बेटा आपको 3 की सोचना है। मैं आपको बताऊं किसकी सोचना है? 3 की। अब आप देखोगे कि भाई 3 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन बड़ा नंबर होता तो आप इनको प्लस करके देखो, 3 + 5 कितना हो रहा है? 8। क्या 8 3 की टेबल में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो इसमें 3 का जो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर 3 के बाद कौन आता है आपके बेटा? तो आता है 5। अब 5 का भाग जाएगा। 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार? 7 बार। 5 सत्ते 35 और 7 में किसका जाएगा बेटा? 1 बार। ये लीजिए, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब इन्हें बहुत ही प्यार के साथ ऐसे हम लिख देंगे कि 140 बराबर, देखिए 2 × 2, 2 2 बार है तो 2 की घात 2 इंटू यहां पर 5 × 7। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके? देखिए पीछे क्या आ रहा है? इकाई अंक में 6। मैंने क्या बोला? 0, 2, 4 और 6। यदि पीछे किसी भी संख्या के पीछे आता है तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो देखिए 2 का भाग देते हैं, तो यानी कि 2 सत्ते हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 2 सत्ते 14। इसके बाद 15 में हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 2 सत्ते 14। इसके बाद 15 में 14 गया तो बेटा 1, तो अब कितना हो गया? 16। अब 2 का पहाड़े में 16 कितनी बार आता है साहब? तो 8 बार आता है। कितनी बार आता है प्यारे बच्चों? 8 बार आता है। ठीक है, सभी बच्चों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो भी मेरे साथ साथ में अपने मन में ये कैलकुलेशन करते रहे प्यारे बच्चों, और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अब देखिए फिर पीछे 8 आ गया तो किसका भाग जाएगा? 2 का भाग। तो देखिए 2 का पहाड़ा बोलो 7 में 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 तिया 6। अब 1 बचा, ये 18। अब 18
18 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, तो 9 2 18। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब पीछे 0 2 4 6 नहीं आ रहा है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा, तो भाई कि सर 3 का जाएगा। बिल्कुल 3 का जा सकता है। हाँ, अब बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान से समझो, अब रुक जाओ। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर पीछे 9 आ रहा है ना, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। अरे नहीं बड़बुक, नहीं, ये गलत तरीका है बेटा देखने का, ये तरीका नहीं है, इसमें आप क्वेश्चन गलती करोगे। किसी भी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये पता करने का तरीका है कि इस संख्या के दोनों अंकों को जोड़ो। तो 3 + 9, देखिए 3 + 9, 3 + 9 करोगे तो कितना हो गया, 12। अब किसी भी संख्या के दोनों अंकों को जोड़ने पर जो 12 आया, क्या 12 3 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, बिल्कुल 12 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 39 में भी 3 का भाग जाएगा। ये एकदम सही तरीका है प्यारे बच्चों ये चेक करने का, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी, जैसे यदि पुराने जो बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा हो, और जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्लीज आप इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसको जरूर देखें। क्यों देखें, उसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने विभाज्यता के नियम आपको समझाए प्यारे बच्चों। मतलब किसी भी संख्या को देखकर आपको डायरेक्ट कैसे पता लगे कि उसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 11 का जाएगा, 7 का जाएगा या 19 का जाएगा। क्योंकि ज्यादातर 99% बच्चों को इस चीज में बहुत तकलीफ होती है प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के डाल दिया जिसमें सभी नियम मैंने उसमें बता रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक आ जाएगा, प्लीज उसको क्लिक करके उसको जरूर देखें। ओके, आपको फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ठीक है, 3 और 9 12 होता है, 12 3 के पहाड़े में आता है, तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3 और 9 में 3 3 9, बहुत बढ़िया। हर बच्चों को मैं बताऊं तो भाई जो 13 है, 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 तो 13 के पहाड़े में आता है। देखिए ध्यान से, तो 13 एकम 13, तो ये हो जाएगा भाई साहब 13 एकम 13, खत्म। अब कैसे लिखना है भाई साहब, तो ये 156 है, 156 है, 156 को कैसे लिख दो, 2 × 2, तो 2 2 बार आता है, 2 की घात 2 इंटू ये 3 हो गया, और इंटू में ये हो गया आपका 13। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, आगे देखिए, जैसे 3rd नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। मुझे बताइए, सबसे पहले आपको 2 से सोचना है, मैं फिर बता दूं, लाइन से चलना है अपने, क्रम जरूरी है, क्रम जरूरी है, ध्यान रखना। अब जैसे यहां पर 5 आ रहा है, तो बहुत से बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, वो कहेंगे अच्छा पीछे 5 आ रहा है ना, डायरेक्ट 5 का भाग दे दो। गलत हो गया बेटा, पीछे 5 आ रहा है, मुझे पता है उसमें 5 का भाग जाएगा, लेकिन उससे पहले ये ट्राई करो कि उसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, पहले वो ट्राई करो। क्योंकि बहुत सी बार किसी भी संख्या के पीछे जब 5 आता है ना, तो उसमें 3 का भाग भी जाता है, मैं आपको बता दूं। तो प्लीज पहले ये चेक करें। अच्छा कैसे करें, मैंने कहा देखो, आप इनको जोड़ो, है ना। 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 0 2 4 6 8 वो तो आ ही नहीं रहा, 2 का नहीं जाएगा। तो 3 का देखो, तो यानी कि देखिए ध्यान से, 3 और 8 11, 11 और 2 भाई साहब ये होता है 11 और 2 13, 13 और 5 होता है आपका 18। मुझे बता मेरे प्यारे बच्चे, क्या जो 18 है क्या वो 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो 18 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 38 25 में भी 3 का भाग जाएगा, ये एकदम कंफर्म है। ओके भाई, तो मैं यहां देता हूं, देखिए तो 3 एकम 3, 8 में कैसे जाएगा, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, तो अब 8 में से 6 गया तो 2, फिर 22 में 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, तो 3 पंजे 15। बहुत बढ़िया भाई प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके नेक्स्ट, फिर सर 5 आ गया, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, अभी फिर 3 का ट्राई कर लो। आप देखो इनको अंकों को जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15। क्या 15 5 के पहाड़े में आते हैं, 15 3 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है। तो 12 75 में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखिए 1 में नहीं जाएगा तो एक साथ 2 अंक लेंगे, तो 3 चौक 12। अब 7 में 3 एकम 3, 3 दुआ 6, अब 1 बचा तो 15, तो 3 पंजे 15। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आगे चलो प्यारे बच्चों, है ना, सभी बच्चे एकदम शानदार तरीके से समझते रहे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ फिर 5 आ रहा है, मैंने कहा फिर अंकों को जोड़ो एक बार, तो भाई 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब देखिए भाई साहब, जो 11 है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम 3 के बाद किस में चले जाएंगे,
5 में चले जाएंगे साहब। अब 5 का भाग दे लो, क्योंकि यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यानी कि संख्या के अंत में 5 आता है तो कंफर्म है कि भाई साहब उसमें 5 का भाग जाएगा। तो देखिए अब 4 में तो नहीं जाएगा 5 का भाग, तो एक साथ हम 2 संख्या लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 5 का भाग 42 में 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब 42 में से 40 गया तो 2 बचे 25, 50 25, ये लीजिए। अब 5 का चल गया तो बेटा अब आपको 5 का ही ट्राई करना है, ठीक है ठीक है। 5 का 85 में तो देखिए 5 का 8 में 5 एकम 5 बेटा, 8 में दिया, 8 में 5 एकम 5, 3 बचे 35, तो यानी कि 7 पंजे 35। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि 17 भाई साहब 17 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं आता है। तो ये हो जाएगा 17 एकम 17। प्यारे बच्चों एकदम डन डनाडन हो जाना चाहिए। ये हमने 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसको लास्ट में ऐसे लिख दीजिए साहब, 38 25 बराबर 3 इंटू 3, 3 की घात 2, 5 इंटू 5, 5 की घात 2, और ये लास्ट में इंटू में ये हो जाएगा 17। ठीक है भाई साहब, है ना, मजा आ जाएगा। ठीक है 38 25 3 की घात, है ना। ओके, यस और नोट प्यारे बच्चों, शानदार। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पीछे 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट 5 का भाग दोगे, पहले 3 का ट्राई करेंगे। तो देखो इनको प्लस करो, 5 5 0 0 5, ये होता है 10। अब 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 3 का भाग तो नहीं जाने वाला। फिर किसका जाएगा सर? 5 का दो डायरेक्ट। ओके, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, एकदम करेक्ट है। हाँ सर बिल्कुल है। अब मैंने कहा भाई 5 के बाद कौन आता है? 7 का, तो 7 का देके देख लो, जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 में दूंगा डायरेक्ट, तो 7 एकम 7 भाई साहब, 7 एकम 7 बिल्कुल। 8 9 10, 3 बचा, लगा दो भाई साहब 30, 7 चौक 28 29 30 भाई साहब, 2 बचा 21, 7 तिया 21। ये लीजिए भाई साहब आपका काम हो गया। बोलो हाँ या ना? ओके सर। अब क्या 7 का जाएगा क्या? भाई 7 का तो नहीं जा रहा, 7 2 14 नहीं जाएगा 7 का। किसका ट्राई करोगे? 11 का। तो मैंने कहा 11 का देके देख लो, तो 11 एकम 11, 14 में तो 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचा 33 हो गया, 11 तिया 33, 11 तिया 33। ओके सर। अब 13 भैया, 13 में तो 13 का ही भाग जाता है ना, तो 13 एकम 13। अब इस 5005 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये लीजिए साहब, बहुत बेहतरीन, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करेंगे हम इस वीडियो के। तो देखिए ध्यान से, अब क्या करें सर? मैंने कहा बच्चा पीछे, मैंने कहा बेटा बताओ, सोचो, आप अपने मन में सोचो किसका भाग जाएगा इसमें। ठीक है, तो भैया जिन भी बच्चों ने ये सोचा है कि सर इसमें 3 का भाग दे दो क्योंकि इसमें पीछे 9 आया है, सर 3 का दे दो, बेटा आपने गलत सोचा है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि बेटा पीछे 9 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 के भाग की जो टेक्निक है उसमें कैसे करते हैं भाई? तो उसमें पहले प्लस करके देखो इन सबको, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 होता है 22। क्या 22 में 3 का भाग जाता है क्या? 22 3 के पहाड़े में आता नहीं आता है, तो इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए कहता हूं कि ध्यान से वीडियो को देखें, मेरी पिछली बताई हुई बातों को ध्यान से सुने। आ जाइए फिर सर, अब बताओ 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा सर, पीछे 5 भी नहीं आ रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा सर, क्या 7 का जाएगा क्या? भाई देख के देख लो, 7 एकम 7, 7 नहीं जाएगा भैया 7 का भी। सर 11 का जा सकता है क्या? मैंने कहा देख के देख लो, तो देखिए 11 इंटू 6 66 होता है, 11 इंटू 6 66 होता है, तो 9 बचा, 11 8 88 होता है, तो 4 नहीं जाएगा भाई साहब। किसका जाएगा सर? 13 का जा सकता है भाई साहब, आप 13 का ट्राई करो। तो 13 का मैं देखूं तो कितनी बार जाएगा? तो 13 चौक होता है 52, है ना, कितना होता है? 13 चौक 52, है ना। देखिए 13 पंजे 65, है ना, और 13 6 78 होता है, तो ज्यादा भाई 13 पंजे 65, है ना। तो 5 बार इसमें भाग दे देते हैं यहाँ पर, यदि आप देखो तो ठीक है। तो 13 पंजे 65,
सॉरी 13 पंजे 65, ये 5 बार गया, 13 पंजे 65। अब मुझे बताइए 65, अब 74 लिखा हुआ है हमारे पास, 74 लिखा हुआ है, तो भाई 65 हमने लिख दिया, कितना बचा बताइए? 9 बचेगा। कितना बचेगा भाई साहब? 9 बचेगा, है ना, क्योंकि 5 और 4 9। अब 13 साते 91, 13 साते होता है 91, कितना बचा? ओनली ऑन 1। ओ माय गॉड, 13 का भी नहीं जा रहा भाई साहब, ये तो हमारे साथ दिक्कत होगी। 13 का कोई बात नहीं, 13 का नहीं जा रहा तो किसका देंगे भाई साहब? 13 के बाद आता है 17। बेटा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम ऐसे ट्राई करेंगे ही करेंगे। 17, ठीक है सर, 17 का देके देख लो। ओके, तो 74 में कितनी बार? तो देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 क्या है? 51, ठीक है, और 17 चौक 68 हो जाता है आपके, 17 चौक 68। अब कितना बचा भाई साहब? 6 बचे बेटा, तो ये हो गया 62। अब 17 तिया 51, तो 3 बार जाएगा 51। सर कितना बचा? तो भाई साहब यदि आप देखो तो 11 बचते हैं। कितने बचते हैं? 11। ओके, अब ये हो गया 119। क्या 17 के पहाड़े में 119 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में आता है सर? 7 बार में, क्योंकि 7 बार में 17 7 119 होता है भाई साहब, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ओके, अब सर किसका जाएगा? क्या फिर वापस 17 का जाएगा? तो मैंने कहा भाई साहब 17 का तो मुझे दिख नहीं रहा। देखिए फिर भी देख ले, 17 एकम 17 दूनी 34, ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो नहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि 34 और फिर 6 और 3 9 और नहीं 97 नहीं जा रहा बिल्कुल। तो अब किसका दे भाई साहब? 19 बचा। किसका बचा? 19, 19 का दे लो। तो देखिए 19 से कम 19, 19 दूनी 38। अब कितना बचा? 40 और ये 5, हाँ 19 तिया 57 और 23 में 23 से कम 23। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो 17 74 29 में 17 इंटू कितना है? 17 इंटू 19 इंटू 23। ये लीजिए साहब, हमने ये पूरे क्वेश्चंस आपके एकदम खत्म कर दिए। अब मैं आपको जो मैंने पहले पेंडिंग छोड़ा था, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या होते हैं उसको फील करवाता हूं। देखो प्यारे बच्चों, 140 कौन सी संख्या है? भाज्य। 156 भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य। अब इन भाज्य संख्याओं के देखो टुकड़े 2 5 7, 2 3 13। यदि आप इन भाज्य संख्याओं के टुकड़ों को देखोगे तो ये सारे के सारे अभाज्य, और टुकड़ों को बोलते हैं गुणनखंड। मतलब हमने क्या किया पांचों क्वेश्चन में, एक भाज्य संख्या ली और उसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए और उनको कैसे जमाया? क्रम से जमाया। बस इसी को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने को ही हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से फील हुआ होगा। जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो, भले वो यूपी हो, एमपी का हो, बिहार का हो या फिर राजस्थान का हो, भाई साहब इस क्वेश्चन से 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर के अंदर नजर आएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका और एकदम शानदार कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए इसमें बोला कि आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चन दे दिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों का एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। इसके बाद आपको इसकी जांच भी करनी है। मतलब एक बहुत सुंदर सा यहाँ पर फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। a इंटू बी क्या है? तो a इंटू बी बेटा ये है संख्या, a ये है और b ये है। तो मतलब ये एकदम प्रूव्ड है ये फॉर्मूला। मतलब जब आप a को b से इंटू करेंगे तो और बराबर में a और b का जो एचसीएफ एलसीएम होगा उसको इंटू करेंगे तो आंसर सर है वो सही आएगा। तनाव मत लीजिए, मैं इस चीज को डिटेल में समझाने वाला हूं एट द लास्ट में अभी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, स्टार्ट करता हूं। देखिए जैसे 26 और 91 का हमें सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना है और ये आना चाहिए प्यारे बच्चों। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं तो कैसे निकालें। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 26 है इसको मान लेना है a, ये पहला नंबर, और ये है इसको मान लो b। तो 26 a का मतलब 26 और b का मतलब 91। अब क्या करें, तो भाई वही जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया अभाज्य गुणनखंड। अरे आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, फिर आपने गलती कर दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ऊपर एक लिंक आ रहा होगा तो क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख के आ जाइए, फिर इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो मैंने क्या किया भाई साहब, सुनो 26 के भी मैं यहाँ पर गुणनखंड करूंगा। इसके बाद यहां पर हम 91 के भी गुणनखंड करने वाले हैं। चलो सर ठीक है, कैसे करें। मैंने कहा भाई 26, अब इसके पीछे आ रहा है 6, 0 2 4 6 आए तो 2 का भाग दे दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना है भाई 13। 13 में 13 का ही भाग जाता है तो 13 एकम 13, मामला फिनिश, खत्म। अच्छा यहाँ आ जाइए सर, 91 में किसका भाग जाएगा?
पीछे सर 0 2 4 6 नहीं आ रहा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 9 और 1 10, 9 और 1 10, यदि इन दोनों को जोड़ते हैं बेटा तो 10 है और 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, खत्म। अब किसका, क्योंकि आपको हमेशा भाई 2 का नहीं जा रहा तो 3 का, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का, पीछे 5 नहीं आ रहा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का, हाँ 7 का जाएगा। देखिए 7 एकम 7 तो 8 9, ये हो गया 21, 7 या 21, और 13 में तो भाई साहब 13 का जाएगा, मामला खत्म। अब क्या करना है सर, आई होप यहां तक की बात प्यारे बच्चों मैंने अपने पिछले वीडियो में सिखाई थी, मैं दावे के साथ बता रहा हूं। यदि आपने पिछला वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया है तो मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका 70% खत्म हो चुका है, आप सीख चुके हैं। चलिए अब क्या करें, अब आपको यहाँ पर जो 26 है इसके टुकड़े लिखने हैं। 26 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 13, तो ये लिख दिया 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिखोगे बेटा, तो यहाँ पर 91 बराबर हो जाएगा 7 इंटू 13, तो ये हो गया 7 इंटू 13। अब आपके पास दो चीजें हैं मेरे भाई, एक तो है HCF और एक निकालना है आपको LCM। सर कैसे करें, मैंने कहा इट इज वेरी इजी। देखिए सबसे पहले आपको HCF निकालना है, तो HCF के लिए आपको सिर्फ इसमें कॉमन देखना है। अरे एक ऐसा नंबर हो जो दोनों में हो, दोनों में, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 13, तो 13 दोनों में ही आ रहा है तो आपका HCF हो जाएगा 13। इसके साथ 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो नंबर ऊपर और नीचे वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो HCF हमें निकालना आ गया। ठीक है बेटा, ठोको लाइक यदि आपको समझ में आ गया तो प्यारे बच्चों आ जाओ। अब मैं बात करता हूं एलसीएम की। ओके, अब एलसीएम कैसे, तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये जो गोला मैंने मार रखा है ना जो दोनों में कॉमन है, तो भाई यहाँ पर 13 को 13 इंटू 13 नहीं सिर्फ एक बार लिखेंगे, ये आ गया 13। इसके बाद जितने भी नंबर है ना सिंगल उन सबको लिख लो, तो भाई साहब यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया 7। ये लीजिए, अब इनको क्या करना है, इंटू करना है। तो कैसे करेंगे भाई, इंटू करना में आता है। तो देखिए ये 13 दूनी कितना हो जाएगा आपका बेटा 26, तो 13 दूनी हो गया 26। अब 26 को किससे गुणा कर दो, 7 से। तो कैसे, देखो 6 सत्ते 42 हासिल का 4 और 7 हुआ 14 और 4 होता का 18। भाई साहब 182 आपका आंसर। ये लीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। यदि प्यारे बच्चों आपको इस समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें प्लीज। अब आगे देखिए आगे क्या करना है। अब आगे उसने बोला कि जांच करो। सर ये जांच कैसे करेंगे, मैंने कहा भाई आराम से सिखाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सुनिए ध्यान से, आपको यदि प्यारे बच्चों जांच करनी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा जांच। आ जाओ, इसी क्वेश्चन की मैं यहाँ पर जांच करके बताता हूँ। जांच के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला है A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ये लीजिए साहब, तो ये जांच के लिए एक बहुत ही सुंदर आपके पास एक फॉर्मूला रहने वाला है, A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, इससे हम जांच करने वाले। सर कैसे करें, मतलब इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि यदि दो संख्या हो A और B, तो इन दोनों को इंटू करने पर जो आंसर आएगा वही आंसर इन दोनों संख्या का जो HCF और LCM आया इसको इंटू करने पर आएगा। ठीक, और ये फॉर्मूला कब लगेगा, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब केवल और केवल दो संख्या की बात करी हो। तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा इसको समझो ध्यान से। इस वाले पार्ट को बोलूंगा LHS और इस वाले पार्ट को बोलूंगा RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, तो इसमें लिख देंगे प्यारे बच्चों A इंटू बी और इसमें लिख देंगे प्यारे बच्चों HCF इंटू LCM। ओके बेटा, ठीक है। अब मैंने कहा A की वैल्यू क्या है भाई, तो A की वैल्यू है 26, B की वैल्यू क्या है भाई, तो वो है 91। ठीक है, तो इनको अपन को क्या करना है, इंटू कर देना है। ओके, अब यहाँ पर देखो HCF कितना है, तो HCF है भाई साहब 13, ये लीजिए, इंटू LCM कितना है, तो ये है 182, ये लीजिए, इसको इंटू कर दीजिए। अब चलो मैं करके बताता हूँ, जैसे 91 को 26 से इंटू करना है। देखिए 91 इंटू 26, तो 6 एकम 6 और 9 छिंग कितना होता है बेटा 54, ये लीजिए साहब। इसके बाद 2 से 2 एकम 2 और 9 दुआ 18। पूरा करके बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, 6 4 2 6 8 और 5 13 हासिल का 1 1 और 1 2, तो ये आ गया बेटा 2366। तो इसका आंसर आया 2366। अब मैं आपको बताऊं इसका आंसर भी 2366 आना चाहिए, यदि आता है तो ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, अदरवाइज या तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है या फिर यहाँ पर आपकी गलती है। देखिए इस क्वेश्चन के गलत होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है। आ जाइए, अब 182 को 13 से इंटू करते हैं। आ जाइए,
तो देखिए ये हो गया आपका 182 और इंटू में 13, देखो तो 3 दूआ 6 है ना, 3 दूआ 6 और 8 तिया 24 और 3 एकम 3, 3 और 2 ये हो गया 5। 1 से करेंगे बेटा तो 2 8 और ये हो गया 1 6 4 2 6 8 और 5 13 हासिल का 1 और ये 2 23 66। तो भाई साहब 23 66, तो देख सकते हैं आप इधर भी 23 66 इधर भी 23 66। ये जांच होगी प्यारे बच्चों, क्या होगी, जांच हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं और इसको फिर आप बहुत ध्यान के साथ समझिए। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, तो वही तरीका, इसको हम मान लेंगे बेटा a, तो a का मान हो गया 510, इसको हम मान लेंगे b, तो b का मान हो गया 92। ठीक, अब क्या करेंगे, तो इनके अभाज्य गुणनखंड, तो आ जाइए, तो सबसे पहले हम करते हैं 510 के, फिर उसके बाद करते हैं अपन 92 के। ठीक है भाई, आ जाओ कर लीजिए। तो क्या करना है, देखो पीछे 0 आ गया, 2 का भाग जाएगा, तो देखिए 2 दूआ 4 और ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। ओके सर, अब पीछे 5 आ रहा है, तो मैंने कहा पहले 3 का ट्राई करो, तो इसके लिए 5 और 5 10 और 2 12, क्या 12 3 के पहाड़ी में आता है, हाँ, तो इसमें 3 का भाग दीजिए। अब 3 का भाग देंगे तो ये देखो ये पहले 2 में नहीं जाएगा 25 में, तो 3 8 24, अब 24 हो रहे 25 तो 15, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15। ओ भाई साहब, अब क्या फिर भी 3 का जाएगा क्या, तो ट्राई करो। 8 और 5 होता है बेटा 13, और 13 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो अब किसका देंगे, तो 5 का। तो देखिए 5 एकम 5 5 एकम 5 6 7 8 3 7 पंजे 33। हर बच्चा जानता है कि भाई साहब 17 में तो 17 का ही भाग जाता है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इधर 92 में दीजिए। पीछे 2 आ रहा है भाई, समझ गए हम कि 2 का भाग जाएगा। 9 में 2 चौके 8 और 1 बचा 2 छक्के 12। फिर 6 आ रहा है पीछे, 2 का भाग जाएगा, 2 दूआ 4 2 तिया 6। भाई साहब 23 में भाई 23 का ही भाग जाता है, मामला खत्म। अच्छा सर, अब क्या लिखना था, तो 510 को कैसे लिखोगे, 510 को लिखोगे 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17। बहुत बढ़िया। 92 को कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 23, तो बेटा 92 को लिख दो 2 × 2 × 23। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, अब आप बताओ हम एचसीएफ कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकालें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, लेकिन फिर मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। एचसीएफ की मैं बात करूं तो मैंने कहा भाई दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या, कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा हो, जो नंबर दोनों में दिख रहा हो उसको उठा लो। जैसे भाई साहब ये देखो, ये देखो, ये 2 दोनों में है तो ये एचसीएफ हो गया। इसके बाद ये 3, क्या इधर 3 दिख रहा है, नहीं, ये 5 दिख रहा है, नहीं, 17 दिख रहा है, नहीं, 23 नहीं, सिर्फ इसका एचसीएफ ओनली 2 होगा, क्योंकि 2 दोनों संख्याओं में क्या है प्यारे बच्चों, कॉमन है। ठीक है, अब एलसीएम मैंने अभी थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताया कि मैंने कहा भाई देखो, मैंने कहा एक बार तो इसको तो एक बार लिख लो 2 को, अब इसके अलावा जितने भी नंबर है ना उन सबको लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 2 है, फिर इसके बाद 3 है ना। अब प्यारे बच्चे 2 × 2 ये नहीं है, इन दोनों का 2, ये दोनों का तो मैंने एक ही 2 लिखा है, ये वाला 2 है ये। ठीक है, इसके बाद 3, फिर इसके बाद ये 5, इसके बाद 17 और इसके बाद हो गया आपका 23। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया भाई साहब। अब हमें क्या करना है, इनको इंटू करके लिख देना है। ठीक है, अब इंटू कैसे करें, तो भाई आप लोगों ने इंटू तो सीखा हुआ ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इंटू कैसे, मैंने कहा देखो भाई यहाँ पर ऐसे करते हैं, जैसे 2 दूआ 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे हो जाता है आपका 60। तो बेटा यहाँ तक तो हो गया 60। अब आपको इन दोनों को इंटू करके लिख देना है, तो यहाँ पर 60 और ये हो जाएगा आपका 17 × 23। अब क्या करें, मैंने कहा पहले इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, फिर 60 से इंटू कर देंगे। तो देखिए ये 3 सत्ते कितना होगा पहले बच्चों, तो 3 7 21 हासिल का 2 और इसके बाद देखिए 3 एकम 3, 3 और 2 5, फिर 2 से करो तो 17 दूनी डायरेक्ट लिख दो 34, ये 1 5 4 9 3। अब इसको किससे इंटू कर दो, 60 से। इट इज वेरी सिंपल। देखिए 0 से तो मत कीजिए, 0 तो लास्ट का आंसर में लगा दीजिए। 6 से करो, 6 कम 6 9 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 54 हासिल का 5, 6 तिया 18 18 और 5 कितना होता है 23। भाई साहब आपका जो एलसीएम आया वो
आया 23,460। तो ये आपका क्या आ चुका है एलसीएम। मैं आशा करता हूं कि फिर से मैंने आपको बताया और फिर आपको अब समझ में आया होगा अच्छे से कि कैसे एलसीएम निकाले और कैसे एलसीएम निकाले। चलिए अब क्या करना है, अब करनी है भाई साहब जांच। क्या करनी है भाई साहब, जांच। सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जांच के लिए एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला जो केवल और केवल दो संख्याओं के लिए लागू होता है, वो है a इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, मैंने कहा इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। आ जाइए भाई साहब। तो इधर की तरफ हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, इधर मैंने लिखा राइट हैंड साइड। अब क्या करें, मैंने कहा लिखो ये LHS है तो a इंटू बी लिख दीजिए, ये RHS है तो भाई साहब HCF इंटू एलसीएम लिख दीजिए। अब क्या करें, मैंने कहा a और b को इंटू, a क्या है 510, b क्या है 92, तो भाई साहब 510 को 92 से गुना कर दो। HCF क्या है, तो भाई साहब 2 है, HCF कितना है 2 है, इंटू 23,460, तो ये हो गया 23,460, 23,460। अब क्या करें, मैंने कहा इंटू कर दो। सर कर दे, हाँ कर दो, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 2 से कीजिए 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बहुत बढ़िया। 9 इंटू 0 0, 9 एकम 9 9, 9 पंजे 45। ओके भाई साहब 0 2 9 और 5 एक 6 4, 46,920 भाई साहब। इधर भी 46,920 आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। आ जाइए भाई, इसका कितना बनेगा यहां पर देख लीजिए। तो 2 से गुणा कीजिए भाई साहब 0, 6 दुआ 12 हासिल का 1, 4 दुआ 8 और 1 9 भाई साहब, 3 दुआ 6, 2 दुआ 4, 46,920। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जांच एकदम कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको जो 336 है इसको a मान लेंगे और 54 को क्या मान लेंगे b। ठीक है, ओके, एक बार फिर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब हम क्या करने वाले, 336 और 54 के भाई साहब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 336 के, तो ये 336 इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए आइए, अब मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड अपनी तरफ से करूंगा ये, लेकिन आपको भी वीडियो देखते हुए अपने माइंड में पहले से ही सोचना है प्यारे बच्चों कि भाई क्या होने वाले। देखिए जैसे पीछे यहाँ पर 6 आ रहा है तो किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो देखिए 2, तो यानी कि 2 एकम 2, अब 3 में से 2 गया तो बेटा 1 बचा 13, तो 3 छंग 2 छिंग 12, तो 12 और ये 1 यानी कि 16, 2 8 16। अब देखिए पीछे फिर 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है तो फिर 2 का भाग जाएगा, तो 2 का देंगे तो भाई 1 में तो नहीं जाएगा, तो एक साथ 2 अंक लेंगे 16, तो 16 में 2 का भाग आ जाएगा 8 बार और 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार। हाँ सर बिल्कुल। इसके बाद फिर पीछे 4 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 8 में 2 का भाग 2 चौके 8 और 2 दुआ 4। हाँ बहुत बढ़िया सर। फिर पीछे 2 आ रहा है प्यारे बच्चों, फिर 2 का भाग जाएगा, तो भाई 4 में 2 दुआ 4 और 2 एकम 2। ओके, अब तो हर बच्चे को पता है कि 21 तो सर 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, अब जो मत कहना सर 7 के पहाड़े में भी होता है, तो भाई 7 तो बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या में देते हैं, तो 3 के पहाड़े में तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे 21 में, तो 3 सत्ते 21। अच्छा सर 7 में, तो 7 तो भाई साहब 7 के पहाड़े में ही आता है, खत्म गेम। ओके, 54 में देखिए पीछे भाई साहब क्या है आपके 4 है। अच्छा 4 है तो भाई 2 का भाग जाएगा, तो 5 में 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 5 में 4 गया तो 1 बचा 14 और 2 सत्ते हो जाएंगे 14। ओके, 27 किसके पहाड़े में आता है, तो बच्चे को पता है 3 के पहाड़े में, तो भाई 3 के पहाड़े में 27, तो 9 तिया 27। ओके, 9 के पहाड़ 3 का पहाड़ा 3 तिया 9 और फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये हो गया खत्म। ओके डन। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, तो वही HCF और LCM। सर कैसे निकालना है, मैंने कहा देखो सबसे पहले 336 के क्या क्या टुकड़े हैं, तो 336 के जो टुकड़े हैं उनको लिख लेते हैं अपन यहाँ पर आराम से। देख लीजिए ध्यान से, 336 के टुकड़े लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो कितने हैं 336 के टुकड़े, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 7। तो लिख लो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 7। ठीक है, इसके बाद 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में सॉरी यहाँ पर 2 एक ही बार है, तो 3 बार है, 2 इंटू 3। ओके, ये किसके आ गया प्यारे बच्चों 54 के। अब आपको क्या निकालना है भाई, तो सबसे पहले हमें निकालना है सर HCF
और फिर हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है सर, निकाल लेंगे। एचसीएफ के लिए सर ने क्या बताया था प्यारे बच्चों कि आपको यहां पर वो नंबर ढूंढना है जो दोनों में हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो भाई ये आपका एक तो एचसीएफ ये हो गया। इसके बाद देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ये हो गया। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। जैसे आप कहोगे सर 2, लेकिन अब इन 2 नहीं है ना, और 7 भी इसमें नहीं है और 3 भी इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक तो हो जाएगा 2 और इंटू में 3, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 यानी कि बोले तो 6। ठीक है। अच्छा, एलसीएम में तो मैंने एलसीएम में बताया कि भाई जैसे ये गोला जिसमें मार रखा है उसको आपको एक बार लिखना है, इंटू में जो गोला यहाँ मार रखा है उसको भी एक बार लिखना है, एंड अब जो भी है उस सबको लिख दो एक बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में कौन 3 इंटू 3 इंटू 7, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, तो अब इनको हम यहाँ पर इंटू कर देंगे। ठीक है, आ जाइए कैसे करें भाई इंटू, तो बड़ा सिंपल है, देखना डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा, रफ में इंटू कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 तिया 6, 6 दुआ 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी होता है आपका 48, तो यहां तक तो ये हो गया आपका 48 इंटू 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, तो ये हो गया आपका 63। अब इनको रफ में इंटू कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों 3 इंटू 8 है ना, 8 तिया 24 हासिल का 2 और 3 चौक 12, 12 और 2 14। ओके, इसके बाद 6, 6 8 48 हासिल का 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 हो जाएगा 28। तो देखे तो 4 8 और 4 12 हासिल का 1, 8 9 और 10 फिर हासिल का 1 2 और 1 3, तो ये आ गया 3024 प्यारे बच्चों। ठीक है, 3024। ओके, 3024। तो आपका एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 3024। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके ठीक है। अब क्या करें, अब देखना, अब जो गौर करने वाली बात वो है कि अब हमें यहाँ पर जांच भी करनी है। ठीक है, हमें क्या करनी है भाई साहब, जांच भी करनी है, तो कर देंगे। तो जांच के लिए आपको क्या बताया गया है भाई, जांच के लिए आपको एक सूत्र बताया गया था सर के द्वारा, याद है किसी बच्चे को? हाँ सर, क्या था वो फॉर्मूला, याद करो, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये सूत्र भाई साहब सर ने हर बच्चे को बताया था कि प्यारे बच्चों जांच हम इस सूत्र से करने वाले। ठीक है, ओके, तो इसमें इस वाली चीज को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो यहां पर बीच में एक लाइन मार देते हैं साहब, और इधर की तरफ हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर की तरफ लिख देते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, एलएचएस में हम लिख देंगे ए इंटू बी, ओके, और राइट हैंड साइड में लिख देंगे हम एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ओके। अब ए की वैल्यू क्या है देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो ये है 336, तो लिख दो 336। और प्यारे बच्चों बी की वैल्यू क्या है, तो भाई साहब ये है 54। ठीक है, तो 54 लिख दो, आ जाओ। अब इन दोनों को अपन को इंटू करना है। अच्छा, इधर एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ ये रहा प्यारे बच्चों, कितना है 6, तो एचसीएफ है 6। एलसीएम कितना है भाई, तो 3024, तो ये हो गया 3024। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको इंटू करेंगे बेटा। क्या करेंगे, इंटू। जैसे 336 को 54 से इंटू करो, तो देखो 336 को मैं रफ में 54 से इंटू करता हूं। देखिए तो 6 चौक कितना होता है 24 हासिल का 2, 4 तिया होता है 12, 12 और 2 14 हासिल का 1, और 4 तिया 12 और 1 13। ओके, 5 से करो 6 पंजे 30 हासिल का 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल का 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 4 4 8 और 3 11 हासिल का 1, 6 7 8 और ये 1, तो ये हो गया 18144, 18144। ठीक है, अब इसको इंटू कर लेते हैं, आ जाइए। तो देखिए ध्यान से, 6 चौक 24 हासिल का 2, 6 दुआ 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, लेकिन हासिल गया 1, तो ये हो गया 6 तिया 18। भाई साहब यदि आप देखें तो 18 144, 18 144 दोनों तरफ एकदम सेम आया है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम करेक्ट है, 100% है, और जांच भी हमारी हो चुकी है। LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन जो मैंने सोल्व करवाए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। देखिए इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, यहां पर साफ बोल दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे सोल्व कीजिए। तो प्यारे बच्चों मैं 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने वाला हूं। देखिए ध्यान से कितने प्यार से करते हैं। जैसे 12 है, हर बच्चा जानता है कि भाई 12 है, पीछे 2 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा, 2 के पहाड़े में 12 आता है भाई साहब 6 बार, 6 2 के पहाड़े में आता है 3 बार और 3 आता है 1 बार। प्यारे बच्चों इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं भाई, हर बच्चा इस चीज को आराम से समझ रहा है। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पर ध्यान से देखिए 15,
15 किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में। भैया 3 पंजे 15, 5 एकम 5। क्या समझाऊं यार प्यारे बच्चों में, क्या समझाऊं इसमें यार, समझाने लायक कोई चीज दिखी नहीं रही। चलिए 21, अब सोचो भाई 21 में किसका भाग, अरे किसके पहाड़े में आता है 21? 3 के पहाड़े में। 7 बोला तो मारूंगा पकड़ के, ध्यान रख लेना भाई साहब। छोटे नंबर का डिवाइड करना है पहले, छोटे नंबर का। हाँ तो भाई साहब 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 4। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी बात होगी। लग रहा था यार क्वेश्चन ऐसा होगा वैसा होगा, भाई सब चिंदी क्वेश्चन है। चलो सर आगे बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या दे रखा है? 12, 15, 21। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां पर लिखना है 12, फिर लिखना है 15, फिर लिखना है 21। ओके सर, फिर उसके बाद, अरे भाई उसके बाद क्या करोगे? 12 के टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के क्या है? 3 इंटू 5 लिख दो, 3 इंटू 5। 21 के 3 इंटू 7 हो गया, 3 इंटू 7। अब क्या करें? मैंने कहा भैया एचसीएफ निकाल लो, मैंने कहा भैया एलसीएम निकाल लो। सर कैसे निकाले? मैंने कहा इट इज वेरी सिंपल। एचसीएफ के लिए क्या बोला था सर ने? क्या बोला था कि भाई साहब जो नंबर तीनों में हो, तो देखो कोई नंबर है जो हाँ ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसके अलावा कोई नंबर तीनों में नहीं दिख रहा है, तो मतलब एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम के लिए क्या बोला था कि भाई साहब पहले तो जो तीनों में हो उसको लिख लो, उसके अलावा सभी सिंगल उठा लो, 2 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2, 5 है तो 5 और इंटू में ये 7 है तो भैया 7। अब इनको इंटू करो, कैसे? 3 दुआ 6, 6 दुआ 12, 12 पंजे 60, तो बेटा ये हो गया 60 इंटू ये बच गया 7, इंटू करो 6 सत्ते 42, तो भाई साहब और जीरो ऐसा कर 420 भाई साहब। तो एचसीएफ आ गया इसका 3 और एलसीएम आ गया 420। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फिर एक बार फिर कोशिश करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, शानदार तरीके से एक बार फिर ट्राई करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सोल्व करवाने वाला हूं प्यारे बच्चों। 17, 23, 29 के अभाज्य गुणनखंड में करने, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं सबसे सिंपल क्वेश्चन। 17 हर बच्चे को पता है कि 17 17 के पहाड़े में आता है, तो भाई साहब ये हो गया 17 एकम 17, खत्म। ओके सर, अब 23 की बात करें तो भाई साहब 23 की बात करें, 23 भी 23 के पहाड़े में आता है, 23 एकम 23। 29 भी 29 के पहाड़े में आता है। विश्वास में तो देख लो भाई, चेक करके देख लो 29 किसके पहाड़े में आता है, बताओ मुझे। 29 के में आता है 23, 23 के में आता है 17, 17 के में। अरे अभाज्य संख्या है तीनों भाई साहब, 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या। भूल गए? जो पहला वीडियो डाला था बेसिक वाला, नहीं देखा क्या? अरे यार फिर वही गंदी बात, कोई बात नहीं, अभी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, क्लिक करना और जाके देख के आना। बेसिक बताया मैंने वहां पर, उसको मत छोड़ना किसी भी कंडीशन में। ओके चलिए ठीक, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना भाई साहब, इनको लिखो, 17 को लिखो, 23 को लिखो, 29 को लिखो। यहां पर दिल थाम के बैठ जाएं सभी प्यारे बच्चे, यहां पर बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी भाई साहब। 17 के कितने टुकड़े आप लोगों से? 17 नहीं बेटा, 17 इंटू 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, 17 इंटू 1। 23 को तो इसको लिखना पड़ेगा 23 इंटू 1। ओके, इसको 29 इंटू 1, ठीक है, 29 इंटू 1। अब आप कहोगे सर देखो गंदी बात है ना, यहां तो हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा है, इंटू में 1 तो लिखा ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो तो लिखो और आपकी इच्छा हो तो नहीं लिखो। फिर आप कहोगे सर ये इच्छाएं कब होती है? बिना काम इच्छा हो जाती है कि यहाँ इच्छा आपकी नहीं हुई और यहाँ इच्छा होते आपने 1 लिख दिया। अरे भैया बात को समझो, एक्चुअली क्या था, यहां पर है ना 3 तीनों में कॉमन था, तो एचसीएफ 3 आ गया। अब यहां देखो, यहां 17 भी तीनों में नहीं है, 23 भी तीनों में नहीं, यहां पर कॉमन है ही नहीं कोई भी। तो जब कोई कॉमन नहीं होता ना भाई साहब, तो उस जगह एक कॉमन होता है, वो हमेशा रहता है, उसको लिखो चाहे मत लिखो। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर 1 भी लिखते हैं। अब आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम होगा 17 इंटू 23, है ना, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है, ये तीनों। और ये जो एचसीएफ जो तीनों में कॉमन आता है उसको एक बार लिखो, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इन तीनों को क्या करना है प्यारे बच्चों? इंटू। देखिए आइए करते हैं, तो करके देखते हैं एक बार, आ जाइए। तो सबसे पहले मैं करता हूँ 17 को 23 से, ये लीजिए, तो हमने इंटू किया, तो देखिए 3 इंटू 7, 7 या 21 हासिल का 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। ओके, 2 से करते हैं तो देखिए 17 दूनी 34, डायरेक्ट ही 1, 5 और 4 9 और 3।
अच्छा इसको हम करते हैं बेटा 29 से गुणा, तो आ जाइए 9 एकम 9, 9 नामे नामे 81 हासिल का 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है भाई साहब, तो ये होता है 35। कितना होता है प्यारे बच्चों, 35। ओके ठीक है 35 होता है। और ठीक है अब इसके बाद 2 से करो तो यानी कि 2 एकम 2, फिर ये हो जाएगा 9 दूनी 18 हासिल का 1, 3 दुआ 6 और 1 7। देखिए ये 9 2 और 1 3, 8 और 5 13 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11। तो भाई साहब आंसर आता है 11,339। ये लीजिए भाई साहब। ठीक है तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व करते हैं। ठीक है हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम ये 3rd नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वही सेम तरीका है, एकदम डिप्टो है। ठीक है मैं इधर सोल्व करता हूं और आप अपने मन में सोचना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मुझे बताओ 8 किसके पहाड़े में आता है, तो भाई साहब 2 के पहाड़े में, 2 चौक 8, फिर यानी कि 4 सर 2 के पहाड़े में, तो 2 दुआ 4, फिर सर 2 एकम 2, एकदम करेक्ट है। ओके भाई आगे चलते हैं। 9 हर बच्चा चिंदी सी चीज है भाई साहब, ये इससे ज्यादा गरीब चीज नहीं मिल सकती अपन को जीवन में। तो इसमें 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। भाई मास्टर को बतानी नहीं थी ये चीज, लेकिन ठीक है तुम्हारे ऊपर मैं थोड़ा सा उपकार कर रहा हूँ कि हाँ यार ठीक है बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है इसलिए। 25 ओ भाई साहब 5 के पहाड़े में आता है, 25 है भाई, 5 एकम 5, खत्म खेल, खत्म है भाई साहब, खत्म है, डिग्रिया खत्म है। अच्छा अब क्या करना है, वही गंदी बातें, तो भाई साहब 8 फिर वही भाई 9 और फिर वही हो जाएगा आपका 25। ओके मुझे बताओ 8 के क्या क्या टुकड़े किए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के क्या टुकड़े किए, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। भाई साहब 25 के क्या टुकड़े किए, 5 इंटू 5। ओके सर, सर क्या क्या निकालना है भाई, वही एचसीएफ निकालना है, वही एलसीएम निकालना है। सर कैसे निकाले, मैं बताता हूं कैसे निकाले। मैंने कहा एचसीएफ के लिए कॉमन देख, इसमें कोई नंबर है जो तीनों जगह है, सर एक भी नहीं है, देखो भाई 2 नहीं है, ये इस 2 कहीं नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं। मैंने क्या बोला, यदि कोई नंबर कॉमन नहीं आता है तो भाई सबका मालिक एक होता है, तो कोई तनाव वाली बात नहीं, इंटू में एक सभी के लगा होता है, इंटू में एक सभी के लगा होता है, तो कॉमन कौन हो जाता है, एक, तो एचसीएफ हो गया एक, सबका मालिक एक, मामला खत्म। इसके बाद एलसीएम सबको इंटू कर दो, सबको इंटू कर दो, कौन कौन है भैया, 2 है, 2 है और ये 2 है, इसके बाद ये 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 और एचसीएफ, एचसीएफ ये वाला तो इंटू होता ही है। ओके सर अब देखिए कैसे करें, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8 है ना, 8 दिया 24, ठीक है 24, अब 24 तक 24 दिया, ये हो गया 72, तो यहां तक तो रोक लो भाई साहब, ये हो गया 72। अब ये हो गया 50 25, तो ये हो गया 50 25। अब 72 को 25 से इंटू कर दो भाई साहब, 72 को 25 से इंटू कर दो, तो देखिए ध्यान से, 5 दुआ 10 हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 1 36। ओके 2 दुआ 4, 7 दुआ 14 भाई साहब 0, 6 4 10 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8। ओ भाई साहब आंसर आ गया भाई साहब 1800, मामला खत्म, आंसर क्या आ गया भाई साहब 1800, मामला खत्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों क्वेश्चन है वो आपको एकदम पूरे अच्छे तरीके से सोल्व करके बताए हैं। यदि वीडियो आपको भाई साहब पसंद आ रहा है तो लाइक ठोक दें, कमेंट कर दें, और इसके बाद क्लास 10 के जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं सबको खट 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 क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि 2 मार्क्स के अंदर किसी क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो भाई साहब वो क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं आपके यहाँ पर इसको मोस्ट इंपोर्टेंट वांटेड लगा रहा हूं। ठीक है बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी बोर्ड हो, भले से कोई सा भी बोर्ड हो, मैं फिर बोल रहा हूं हर बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करें सोल्व, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर आपको एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 9, तो आपसे बोला एलसीएम निकालो। आप कहोगे सर इसी से, मैंने कहा भाई देखो ये जो है ना, ये अंदर जो दे रखा है ये ए है और ये जो दे रखा है ये है बी, मतलब 2 संख्या है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, समझो एक फॉर्मूला है बहुत प्यारा सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है भाई कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पहले से याद था, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो मैं आपको बता दूं ये एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही लवली फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू देखिए क्या है, तो एचसीएफ की वैल्यू है बेटा 9, तो ये एचसीएफ की वैल्यू हमने यहाँ पर 9 लिख दी। एलसीएम आपको क्वेश्चन मार्क के मतलब एलसीएम आपको निकालना है प्यारे बच्चों। ए की वैल्यू क्या है, तो ए का मतलब है पहली संख्या, बी का मतलब है दूसरी संख्या, तो 2 संख्या है ये रही 306 और 657, तो 306
इंटू 657, बहुत बेहतरीन। अब क्या करना है सर, एलसीएम निकालना है। मैंने कहा एलसीएम को रोक लो और 9 यहाँ पर गुणा में है तो इधर की तरफ ले आओ, यहाँ तो 306 इंटू 657 और बटे में कितना आ जाएगा भाई साहब 9। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, तो अब कुछ नहीं करना, कैंसिल आउट का काम करो। आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेशन का तरीका। भाई यहाँ पर 9 का भाग दोनों में से किसी न किसी संख्या में जा रहा होगा, ठीक है, आराम से जा रहा होगा। नहीं भी जा रहा है तो मैं बताऊं, देखो वैसे इसमें देखो ये देखो, यहाँ 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 306 में आराम से 9 का भाग जा रहा है, तो 9 तिया 27, 28 29 30, 3 बचा और 9 चौक 36। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, आपका काम हो चुका है। इसके बाद यदि आप देखें तो एलसीएम बराबर ये हो गया 34 इंटू 657 और यही आपका आंसर हो जाएगा यदि आप इसको इंटू कर दे प्यारे बच्चों। सर कैसे, मैंने कहा आ जाओ रफ में करके बताते हैं। 657 इंटू 34, इसको मैं आपको इंटू करके बताता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप भी इंटू कीजिए प्यारे बच्चों, हैंड टू हैंड, आपके पास जो भी कॉपी पेन है फटाफट उठाइए और देखिए आंसर मैच होता है कि नहीं होता। देखिए 4 का भाग देंगे, 4 से इंटू करेंगे तो 4 सत्ते है ना, 7 चौक 28, हासिल का 2, फिर देखिए 5 चौक 20, 20 और 2 बेटा 22, फिर हासिल का 2 और 6 चौक 24, 24 और 2 तो ये हो जाएगा 26। ओके, 3 से देखो 7 या 21, हासिल का 2, 5 या 15, 15 और 2 यानी कि 17, हासिल का हो जाएगा आपका 1 और 6 या 18 और 1 हो गया आपका 19। आंसर देखिए 8, 2 और 1 3, 6 6 12 और 1 13, हासिल का 1, 9 10 2 12, हासिल का 1 और 1 2। भाई साहब आपका जो आंसर आया है प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर आया है वो आया है 22 3 3 8। ये लीजिए, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। ओके, ये एकदम आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ओके प्यारे बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 इसका सोल्व करवाने वाला हूं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों आराम से। तो एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, कैसे सर इस क्वेश्चन को करें, मैं बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले उसने स्मॉल एन की बात बोली, तो स्मॉल एन की जो स्मॉल एन है इस ये क्या है आपके, तो ये है बेटा आपके प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूं कि भाई स्मॉल एन का मतलब है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और अनंत तक, ठीक है। आपको बेसिक वीडियो में ये बात मैं बता चुका हूं आराम से। तो ये प्राकृत संख्या है। अब उसने बोला कि आपके पास जो नंबर है ना प्यारे बच्चों, वो नंबर है 6 की पावर n, 6 की घात n, ठीक है, 6 की घात n। अब आपको क्या करना है, एक बार n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 ऐसे करके पुट करके देखना है। यदि आंसर जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट का जो अंक है यदि वो 0 आ जाए तो बोलेंगे कि हाँ 0 पर समाप्त होती है, और नहीं आती तो मना कर देंगे। यही तो चेक करना है। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, सबसे पहले n इक्वल टू 1, हमने n इक्वल टू 1 पुट किया प्यारे बच्चों, n इक्वल टू 1 पुट किया। तो देखिए ध्यान से, n बराबर 1 रखते 6 की घात 1 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका 6। फिर यहाँ पर देखिए n बराबर 2, तो 6 की घात यहाँ पर कर लो 2, तो ये हो जाएगा 6 की घात 2 को लिखेंगे 6 गुणा 6, तो ये हो जाएगा आपका 36। ऐसे आप यदि देखें तो n बराबर 3, तो ये हो गया n बराबर 3, तो 6 की घात 3, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6, तो 6 के 36 और ये हो जाएगा 216। ऐसे आगे भी बढ़ते जाएंगे। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर ये जो आया, यहाँ क्या आया 6 आया, तो यानी कि इकाई का अंक क्या है 6। यहाँ देखिए 36 है लेकिन लास्ट में क्या है 6। यहाँ पर 216 है लेकिन लास्ट में क्या है बेटा 6 है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको ये समझना है कि जो 6 की घात n है, जो 6 की घात n है, 6 की घात n में n का मान, 6 की घात n में n का मान 1 2 3 4 5, यानी कि प्राकृत संख्या रखने पर इसका जो आंसर आता है उस आंसर का जो अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं होता। किस पे समाप्त होता है, 6 पर समाप्त होता है। आप देख सकते हैं ये 6 ये 6 ये 6, तो यानी कि हम आंसर जो लिखेंगे उसमें बोलेंगे कि यानी कि 6 की घात n जो है का 6 की घात जो n है अंक 0 पर समाप्त नहीं होता, अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है, नहीं होता है। बस इतना सा लिखना है प्यारे बच्चों। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला, आपको ये चेक करना है प्यारे बच्चों कि इसमें दो संख्याएं आपको दी है, एक तो ये वाली संख्या और एक आपके लिए ये वाली संख्या, और इन्होंने बोला कि आपको चेक करना है, बताना है कि ये जो दोनों संख्या है ना ये भाज्य है। अच्छा ये भाज्य है और ये भाज्य क्यों है, आपको कारण बताना है कि ये भाज्य क्यों है, मतलब ये दोनों संख्याएं भाज्य है और ये भाज्य क्यों है, ये आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है, व्याख्या करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा यार देखो भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले देखो भाज्य संख्या, तो आपको पता होगा मैंने एक बेसिक वीडियो जो है वो शुरुआत में डाला था, ठीक है, तो उसमें मैंने भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो यदि आपने वो बेसिक वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके देख सकते हैं आराम से, वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आएगा या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका जो लिंक है वो हमने डाला हुआ है, वहां से आप चले जाए। आगे मैं बढ़ता हूं, तो मैंने कहा भाज्य संख्याएं क्या होती है, तो भाज्य संख्याएं भाई ऐसी संख्याएं होती है जिनमें खुद का तो भाग जाता ही है और दूसरी संख्याओं का भी इसमें भाग जाता है, इनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। मतलब भाज्य संख्या में कोई ना कोई अंक उभयनिष्ठ होता है, कोई ना कोई अंक कॉमन होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। तो आपको आज के बाद इतना सा समझना है कि जब भी आपको भाज्य संख्या की व्याख्या करनी हो या आपको भाज्य संख्या बतानी हो तो सिर्फ इतना सा बता दो, कॉमन लेके बता दो, उस संख्या में क्या लेके बता दो, कॉमन। यदि किसी भी संख्या में कोई भी एक नंबर कॉमन आ रहा है तो वो भाज्य संख्या है, बस यही उसकी व्याख्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, तो यहां पर 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये है प्लस का 13। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने कहा यहां से यहां तक अलग है, यहां से यहां तक है। अब देखो इसके अंदर ये एक अलग पद हो गया, ये एक अलग पद हो गया, लेकिन इस 13 इसमें भी और 13 इसमें भी, इसका मतलब आपके 13 यहां से आएगा कॉमन। तो जैसे आपने 13 कॉमन लिया तो यहां बचेगा बेटा 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, ये लीजिए। तो इसमें 13 कॉमन आ गया क्या प्यारे बच्चों, बस इसी से साबित हो गया कि ये भाज्य संख्या है। ये क्या है, आपके भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 13 जो है वो क्या है, आपके उभयनिष्ठ है। तो बेटा ये जो 13 है ये क्या है, आपके उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब है ये कॉमन है। तो यानी कि ये क्या होगी आपके, ये होगी आपकी भाज्य संख्या। बस इतना सा आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर यदि मैं देखूं तो ये हो गया 7 है ना, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो गया प्लस में 5, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये एक पद हो गया और ये हो गया आपका दूसरा पद। अब इसमें देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, मतलब आप बेटा यहाँ पर 5 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, तो 7 इंटू 6 5 गया, तो फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस यहां से 5 गया तो क्या बचेगा 1। कोई बच्चा 0 नहीं लिख दे प्लीज, क्योंकि 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 5 जाएगा तो 1 हमेशा बचेगा। अब आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर जो ये 5 है ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये है आपके उभयनिष्ठ। क्या है ये आपका उभयनिष्ठ। अच्छा ये उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब ये क्या होगी, आपके भाज्य संख्या। बस इतना सा ही आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर बताना होता है कि यदि किसी भी संख्या से कोई नंबर कॉमन आ जाता है तो वो भाज्य संख्या होती है, ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यदि आप देखें तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, आधा बोर्ड हमारा क्वेश्चन से भर चुका है। लेकिन ये क्वेश्चन जितना थ्योरेटिकल में बड़ा है, आप यदि इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि जैसे एक ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड कैसे होता है, तो ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये एक ऐसे करके वृत्ताकार पथ है, ग्राउंड है ये, है ना, ये वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को भाई साहब लगते हैं 18 मिनट। तो ये बात नोटिस करने वाली बात है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने पे जो रवि भैया है वो 12 मिनट लगते हैं। रवि भैया को 12 मिनट, मतलब यानी कि दो व्यक्ति यहाँ पर, एक है सोनिया और एक है हमारे रवि, और सोनिया को जो है वो 18 मिनट लगते हैं। मैं यहाँ पर
गोला मार देता हूं, और रवि को जो है वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। यहां से बात को समझना है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो देखिए सुनिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो एक जगह यहाँ है जहां पर जो सोनिया है, सोनिया एक तो है आपके सोनिया, तो ये होगी सोनिया, और एक हो गया आपके रवि भैया। ठीक है, ये दोनों, तो सोनिया जो है वो लेती है आपके 18 मिनट, कितने बेटा 18 मिनट, और जबकि जो रवि है उसको लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, अब आप भी थोड़ा सा आराम से सोच सकते हैं भाई साहब कि यदि सोनिया 18 मिनट ले रही है तो सोनिया धीरे धीरे भग रही है, और रवि भैया एक ही चक्कर को लगाने में 12 मिनट ले रहे हैं, तो रवि भैया जो है वो थोड़ा सा तेज भग रहे हैं। अब आपको पता है कि जब ये दोनों भगना स्टार्ट करेंगे तो रवि भैया आगे हो जाएंगे और सोनिया पीछे हो जाएगी। तो रवि भैया आके मान लीजिए ऐसे करके यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन सोनिया भी उनके पीछे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो हमेशा जो गैप है ना बेटा वो हमेशा मिनिमम बना रहेगा। ऐसे समझिए जैसे मैं रवि हूं, तो मैं यहाँ चल रहा हूं और मेरे पीछे सोनिया है, तो सोनिया भी तो भग रही है और मैं भी तो भग रहा हूं, तो सोनिया और मेरे बीच का जो गैप है वो तो हमेशा कम ही रहेगा, इतना ज्यादा गैप रहेगा ही नहीं, मतलब न्यूनतम है ना, न्यूनतम। तो यहाँ एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है प्यारे बच्चों, न्यूनतम। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, और जब भी न्यूनतम डिस्टेंस की बात हो, कम से कम दूरी की बात हो, तो भाई साहब हम एलसीएम की बात करते हैं, और यहाँ पर हमें एलसीएम ही निकालना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम। किस किस का निकालना है, तो 18 और 12 का हमें एलसीएम। अब कैसे निकालना है ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भाई, लेकिन हम फिर भी इसको सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 18 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और 12 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आ जाइए, तो जैसे 2 का भाग दोगे तो 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, 3 का 1 का, हाँ सर। अच्छा, 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार। बहुत बढ़िया, बात समझ में आई। ओके, अब क्या करना है, मैंने कहा भाई साहब कुछ मत करो, 18 और 12 के गुणनखंड लिखो। 18 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3। अब आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है, ध्यान रखें। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सुनिए। सबसे पहले तो दोनों में कॉमन देख लीजिए, तो यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे जो 2 है वो ऊपर भी है और नीचे भी, तो इसको एक बार लिखना है। इसके बाद एक देखो, ये 3 भी इसमें कॉमन है, तो इसको भी एक बार लिखना है। अब जो भी बचा है उनको सिंगल सिंगल लिख दो, तो ये 3 और ये यहाँ पर 2। अब इनको इंटू करो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। हाँ साहब, तो यानी कि सोनिया को रवि को पकड़ने के लिए 36 मिनट का वेट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जबकि रवि आगे आगे और सोनिया पीछे पीछे चलेगी। लेकिन रवि से सोनिया जी तभी मिलेगी तब कितने मिनट हो जाएंगे, 36 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा वीडियोस में जो समझाए गए क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, 99% क्लास 10 के जो बच्चे होते हैं उनको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। मैं आपको इसको बहुत इजी वे के अंदर सोल्व करवाने वाला हूं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो मेथड है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, विरोधाभास विधि। जी हाँ, विरोधाभास विधि क्या होती है, विरोधाभास का मतलब होता है कि यदि हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है तो हमें उल्टा मान लेना है कि ये परिमेय संख्या है, और फिर प्रोसेस को इस प्रकार करना है कि हम खुद गलत साबित हो जाए। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों विरोधाभास। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया, जैसे हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हम इसको उल्टा मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए मान लिया। अब मानते क्या होगा, हर बच्चा जानता है कि जो मैंने बेसिक वीडियो यहाँ पर मैथमेटिक्स की डाली थी, यदि वो आपने देखी है, नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके यहाँ पर लिंक दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक, तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। जी हाँ,
परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या है जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सके। तो यदि मैं √5 को प्यारे बच्चों परिमेय संख्या मानूंगा तो क्या मैं √5 को p बटे q के रूप में नहीं लिखूंगा? जी हाँ, बिल्कुल लिखूंगा। अब जितने भी बच्चों को परिमेय संख्या की नॉलेज थी प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिखें कि हाँ सर हमने आपकी वीडियो देखी थी और ये हमने सीखा था। ओके, मैं आगे चलता हूं। तो √5 एक परिमेय संख्या, मैंने जैसे ही बोला तो हम लिखेंगे √5 बराबर p बटे q। जी हाँ, जैसे हम बोलेंगे √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का मतलब है इसको हम p बटे q के रूप में लिखने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ प्यारी बातें हमें लिखनी पड़ेगी। कंडीशन कि p और q क्या है, तो आपके जो p और q जो है वो सह अभाज्य संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। p और q आपके सह अभाज्य संख्या होती है। अब बच्चा पूछेगा सर ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? मैंने कहा चिंता मत कर, मैं बता रहा हूं। सहअभाज्य संख्या बेटा ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3,4। यदि अब आप ध्यान दें तो 3 और 4 के का जो HCF वो 1 है, मतलब इनका कॉमन 3 और 4 में क्या कॉमन है बेटा? कोई नंबर कॉमन नहीं है, मतलब इंटू में 1, तो यानी कि दोनों में क्या कॉमन है? 1। ठीक है, ऐसे ही 5 और 9 इनमें भी इनका जो HCF वो कितना है बेटा? 1। तो ये भी क्या होगी? सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनका HCF क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। मैं चीजों को बार बार रिपीट करता हूं प्यारे बच्चों ताकि आपको एक ही बार में सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए ध्यान से। अच्छा, जिनका HCF 1 होता है तो इसका मतलब हमें P और Q जो है वो सहअभाज्य संख्याएं लेनी है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि हम सहअभाज्य संख्या क्यों ले रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए। इसके बाद भाई साहब परिमेय संख्या में जो नीचे कभी 0 नहीं आ सकता तो हमें लिखना पड़ेगा कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ में हमें यह भी लिखना पड़ेगा कि P और Q जो है वो आपके पूर्णांक है। ठीक है, ओके, P और Q क्या है प्यारे बच्चों? आपके पूर्णांक है। ठीक, आगे। अब सर आप बताने जा रहे थे हमें कि सर एक बात मुझे बताइए कि हम इसको P और Q को सहअभाज्य संख्या क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है? वो इसलिए लिख रहे हैं प्यारे बच्चों क्योंकि यहां पर बीच में इक्वल का साइन आ रहा है और मैं आपको बता दूं √5 का जो वैल्यू होता है, √5 का वैल्यू जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग लगभग जो है वो 2.1 में होता है। लेकिन जो भी होता है प्यारे बच्चों वो पॉइंट में ही आंसर आता है। तो हमें राइट हैंड साइड में भी ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे कि जिनको सोल्व करें तो आंसर पॉइंट में है। अब आपको पता है कि यदि मैं ऊपर 3 लूं और नीचे 4 लूं तो ये तभी संभव है कि यहां पर पॉइंट में आंसर आएंगे, तब जाता ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। सिर्फ यही एक कारण है प्यारे बच्चों, इस चीज को समझना है आपको। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वैसा ही हमारा राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। जैसे अब सर हम आगे कैसे करें, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस Q को इसके साथ चिपका देना है इधर ले जाके, तो ये हो जाएगा √5 इंटू Q और बराबर क्या बचा? P। ठीक है, ये इधर चिपक गया तो ये P बचा। ओके, अब क्या करोगे, तो बेटा आपको पता है कि रूट को हटाना जरूरी है और रूट को हटाने का एक तरीका होता है दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ठीक है, तो हमने दोनों पक्षों का बेटा वर्ग कर दिया, तो हम लिखेंगे कि सर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो देखो मैंने लिखा √5Q इस पूरे का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ओके सर, अब आपको पता है √5 का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर, तो हर बच्चे को पता है कि √5 का जो स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझ, वो क्या होता है कि स्क्वायर से रूट हट जाता है और अंदर से क्या बचता है बेटा? 5। तो इसका मतलब √5 का स्क्वायर 5 और Q का स्क्वायर क्या बनेगा? Q स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा आपका P स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, अब क्या करें? मैंने कहा भाई चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर, तो अब आप क्या करो प्यारे बच्चों, यहां से Q स्क्वायर का मान निकाल लो, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यदि 5 गुणा में है तो ये कहाँ आ जाएगा बेटा? भाग में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? भाग में। मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर एक बार हमें Q स्क्वायर का मान निकालना है और एक बार हमें P स्क्वायर का मान निकालना है। तो जैसे मैंने Q स्क्वायर का मान निकाल लिया, तो इसके बारे में क्या बात बोल सकते हैं? देखिए P स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो इसको बोलते हैं कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो हम बोलने वाले कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ये इसको बोलने का तरीका होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, P स्क्वायर बटे 5 है,
इसका मतलब है पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब यदि सुन लीजिए प्यारे बच्चों, यदि 5 के स्क्वायर में क्या 5 का भाग जाता है कि मुझे बताओ, क्या 5 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है क्या? हाँ सर जाता है, 25 में 5 का भाग जाता है। तो मुझे एक बात बता, यदि 5 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है मेरे भाई, तो क्या 5 में 5 का भाग नहीं जाएगा? जी सर बिल्कुल जाएगा, आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो पी में भी 5 का भाग जाएगा, यदि 5 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो 5 में भी 5 का भाग जाएगा। तो ठीक है, ओके सर। अब आगे कैसे सोल्व करें? तो देखो पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो हमने लिखा पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी बटे 5 भी होगा, तो हम बोलेंगे कि पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे पी भी 5 से विभाज्य होगा, पी भी 5 से विभाज्य होगा, पी भी 5 से क्या होगा प्यारे बच्चों? विभाज्य होगा। इस चीज को समझना है, पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है सर, है ना, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें सर? आगे क्या गणित हमें लगानी चाहिए? मैंने कहा देखो सुनो, मैंने कहा सुनो, इसकी लाइन इसको देख के तो हमने ये वाली लाइन लिख दी, अब इसको देख के क्या लिखें? तो भाई साहब सुनो, देखो यहाँ है पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, तो पी स्क्वायर बटे 5। अब यह है पी भी 5 से विभाजित होगा, तो क्या लिखेंगे? पी बटे 5। तो यहाँ लिख दो प्यारे बच्चों पी बटे 5। जब पी में 5 का भाग दोगे बेटा, जब 5 में 5 का भाग दोगे तो आंसर 1 आएगा, 10 में 5 का भाग दोगे तो आंसर 5 दूआ 10 आएगा, तो कोई ना कोई आंसर तो आएगा। ऐसे पी में 5 का भाग दे तो हमने माना कि आंसर क्या आ रहा है बेटा? आर। ये हमने मान लिया कि आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? आर। ठीक है सर, यहां तक की बातें सभी बच्चों को क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों? ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो P बटे 5 बराबर R। अब क्या करें सर? तो मैंने कहा इस 5 को मेरे भाई इधर की तरफ चिपका दीजिए। तो आ जाइए ध्यान से देखिए, तो यहां पर मैं लिख दूंगा P बराबर, ये P बराबर और 5 इंटू में हो जाएगा आपका R, तो ये हो गया 5R। ओके, अब क्या करें? फिर मैंने कहा भाई क्या करें, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपके पास ये देखो, यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 है, किसका मान है आपके पास? P स्क्वायर का, लेकिन आपके पास क्या है प्यारे बच्चों? P है। तो आप क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। तो जैसे मेरे भाई दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो P का वर्ग P स्क्वायर और इधर 5R का स्क्वायर, P स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 5 का स्क्वायर कितना? 25 और R का स्क्वायर R स्क्वायर। ओके सर, अब क्या करें? मैंने कहा P स्क्वायर का मान रख दीजिए। P स्क्वायर का मान कितना है बेटा? 5Q स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1, तो यहाँ बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और P स्क्वायर का मान हम यहाँ रखने वाले, ध्यान से देखो 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। ठीक है भाई प्यारे बच्चों? ओके सर, ओके सर। यहाँ अब इसके बाद हम क्या करें प्यारे बच्चों? तो देखिए ध्यान से, अब मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि एक बार यदि हम P स्क्वायर बटे 5 निकाल ले तो दोबारा हमें Q स्क्वायर बटे 5 जरूर निकालना है। जी हाँ, इसका मतलब यहाँ यदि P स्क्वायर बटे 5 है तो यहाँ पर आपके यहाँ पर, अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज जो है वो गौर करने वाली बात है यहाँ पर कि अब क्या करें हम एक्चुअली, है ना, सुनिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है तो आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए P स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 5Q स्क्वायर। ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले, तो मैं लिख दूंगा भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्या करना है? P स्क्वायर कहां से देखना है? यहां से देखो, P स्क्वायर बराबर क्या है? ये देखो 5Q स्क्वायर, तो लिख दो 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। अब क्या करे सर? मैंने कहा भैया R स्क्वायर का मान निकाल लो। उसके लिए मैंने कहा देखो 5Q स्क्वायर बटे और 25 इंटू में तो इधर नीचे आ जाएगा। अब आराम से बच्चा देख सकता है, 5 एकम 5 और 5 25 और यहाँ बच गया आपका R स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते रहे बच्चे, ऊपर क्या बचा? Q स्क्वायर, नीचे क्या बचा? 5 और बराबर हो जाएगा आपका R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक बार मैंने बोला था P स्क्वायर बटे 5 आना चाहिए और एक बार आना चाहिए Q स्क्वायर बटे 5। हो गया हमारा काम? हाँ सर, बिल्कुल डन। ओके, अब क्या करें? थोड़ा सा ध्यान से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो प्यारे बच्चों। यदि P स्क्वायर बटे 5 को हमने लिखा है कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो यानी कि मुझे बताओ Q स्क्वायर बटे 5 को क्या लिखेंगे? Q स्क्वायर 5 से
विभाज्य है। बहुत बढ़िया, लिख दीजिए लाइन, कॉपी पेस्ट। तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य लिखा ना हमने, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो स्क्वायर हटा दो तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब यहां भी हम लिखेंगे कि क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो इस वाली लाइन को, है ना, एक तो इस वाली लाइन को और एक इस वाली लाइन को। क्या बोल रही है ये दोनों लाइन प्यारे बच्चों, क्या बोल रही है? मैथमेटिक्स भी बोलती है प्यारे बच्चों, बस बुलवाना वाला चाहिए। ओके, तो इसमें लिख रहा है कि P भी 5 से विभाज्य, मतलब P में 5 का भाग जाता है, वहीं Q भी 5 से विभाज्य है, मतलब Q में भी 5 का भाग जाता है। तो यार एक बात प्यारे बच्चों बताओ, बहुत स्वीट सी बात मैं आपको समझाने वाला हूं। मैंने कहा भाई साहब, यदि 10 में 2 का भाग जाता है और 20 में भी 2 का भाग जाता है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये P है और ये Q है, तो मुझे एक बात बताओ, जब 10 में 2 का भाग जाता है और 20 में 2 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये 2 10 के अंदर भी है, ये 2 20 के अंदर भी है, तो मतलब 2 जो है वो 10 और 20 में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब यदि यहाँ ये लिख रहा है कि अब यहाँ है कि P में 2 का भाग जाता है, Q में 2 का भाग जाता है, मतलब 2 P के अंदर भी है, Q के अंदर भी है, मतलब 2 P और Q का क्या है? कॉमन है, मतलब P और Q का HCF कितना हो गया? 2। ऐसे ही बेटा इन दोनों लाइन का मतलब होता है कि P में भी 5 का भाग जा रहा है, Q में भी 5 का भाग जा रहा है, मतलब P और Q का जो HCF है, P और Q का जो HCF है वो कितना हो जाएगा? 5। मतलब P और Q में 5 क्या है? कॉमन है। यहां पर आप 5 करके देख लीजिए, बस यहाँ 5 करके देख लीजिए, तब भी बात तो बराबर ही है। अच्छा, फिर जो कि ये बात गलत है प्यारे बच्चों, ये विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि तुमने बोला था कि √5 सर परिमेय संख्या मानी हमने, तो भैया इसके अकॉर्डिंग HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन HCF कितना आया भैया? 5 आ गया, जो कि क्या है? विरोधाभास। हम लिखेंगे जो कि विरोधाभास है। सर ये विरोधाभास क्या होता है? अरे पगलेट, बात गलत है, गलत बात है ये, सही बात बिल्कुल भी नहीं है। अतः ये कौन सी बात होगी? तो ये असत्य होगी, जो कि असत्य है, जो कि क्या है? असत्य है। अब सर ये असत्य मतलब कैसे? अरे यार फिर वही बात, असत्य मतलब तुमने जो √5 को परिमेय माना था ना, ये बात गलत है भैया। इसका मतलब √5 जो थी वो क्या थी? अपरिमेय। अतः √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी भाई साहब। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, और यही हमें प्रूफ करना था। ओ भाई सर ये क्या हो गया है? हमें √5 अपरिमेय संख्या थी, हमें पहले से पता था √5 अपरिमेय संख्या थी, लेकिन बेटा प्रूफ करने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो ये इसको सोल्व करने का तरीका है। मुझे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जो 3 क्वेश्चन है उनको सोल्व करवाने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं ये चारों क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, भले से वो कोई सा भी बोर्ड हो। ओके, अब ध्यान रखिए, मैं आपको जब ये 4 क्वेश्चन कराऊंगा तो प्यारे बच्चों मैंने इनकी सारी स्टेप्स फिक्स किए, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यदि वो आप देख लें, समझ लें, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर एकदम पक्के हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये स्टेप फिक्स है चारों क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, ये स्टेप फिक्स रहेगी कि हमें उल्टा मानना है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे उल्टा, यानी कि परिमेय संख्या है। ओके, अब जैसे मैंने इसको परिमेय संख्या माना तो हर बच्चों को पता है कि सर 3 + 2√5 को आपने जैसे परिमेय संख्या बोला तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हर बच्चे को अच्छे से पता है। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। ये वाली लाइन भी हर क्वेश्चन में एकदम फिक्स है कि यहां पर जो P और Q है वो क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या होती है सहअभाज्य संख्याएं? ऐसी दो संख्याएं
जिनका जो HCF होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, वो होता है 1। जैसे 3,4, जैसे फॉर एग्जांपल 3,4, इनका HCF जो है वो कितना है बेटा 1 है, मतलब दोनों में कॉमन कितना है 1 है। आगे चलो, Q जो है वो जीरो नहीं होगा, नीचे कभी जीरो नहीं हो सकता, और P और Q क्या होंगे आपके पूर्णांक। ठीक है, ये स्टेप भी एकदम फिक्स है। अब आपको क्या करना है, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, जो चारों क्वेश्चन में एकदम फिट है और एकदम फिक्स है। कैसे, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपरिमेय संख्या को रोकना है। अब अपरिमेय संख्या कौन है यहाँ पर, तो हर बच्चों को पता है, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है √5। देखिए √2, √3, √5, √7 प्यारे बच्चों ये अपरिमेय संख्याएं होती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रोकूंगा, √5 को यहां पर रोकूंगा। लेकिन इसको रोकने के लिए सबसे पहले मुझे प्यारे बच्चों जो 3 है उसको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको ऐसा कैसा लिख देता हूं, 2√5 बराबर P/Q, और ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा प्यारे बच्चों तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो 2√5 बराबर, अब इसका हम ले लेंगे प्यारे बच्चों एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा इसका Q। अब हर बच्चे को पता है यहाँ Q यहाँ Q, तो ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा P, और आपको पता है ये जब इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका 3Q। ओके प्यारे बच्चों, ओके। अब क्या करेंगे, तो मेरे को तो √5 चाहिए प्यारे बच्चों, तो √5 को रोकूंगा। अब यहाँ 2 क्या है, गुणा में है, तो ये 2 को कहां ले जाऊंगा, नीचे भाग में चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखिए ये हो जाएगा आपका √5 बराबर P-3Q बटे, और ये 2, जब ये 2 यहां आएगा बेटा तो ये हो जाएगा आपका 2Q। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो चुका है। मैं आपको बताऊं √5 क्या है, मुझे ये बताया प्यारे बच्चे कि √5 क्या है, तो हर बच्चा बोलेगा सर √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके प्यारे बच्चे, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये वाली संख्या क्या है, P-3Q बटे 2Q, ये एक प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है। कैसे पता लगा, सुन लो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक है। तो मुझे एक बात बताओ, P भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से, अब ये देखो पूर्णांक इंटू पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। जैसे 3 गुणा 2 क्या बना 6, 3 भी पूर्णांक 2 भी पूर्णांक, तो इससे जो 6 बना वो भी क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा, मतलब जैसे मान लो 6 में से या 5 में से, ये 7 में से 6 घटा तो कितना आया, 1, मतलब पूर्णांक माइनस पूर्णांक, आंसर क्या मिलेगा आपको, पूर्णांक। फिर आप मान लो पूर्णांक में, अब ऊपर भी आ गया पूर्णांक और नीचे भी क्या है बेटा 2, और Q भी क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक बटे पूर्णांक भी क्या होता है, पूर्णांक। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ऊपर भी सारे पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक हमारी कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखो, बीच में क्या है बेटा, इक्वल का चिन्ह है। ठीक है, जब भी अब बीच में इक्वल है इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वही राइट हैंड साइड में होगा। लेकिन भाई साहब हम ये क्या देख रहे हैं, लेफ्ट एक बीच में इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय संख्या है और राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय संख्या हो और राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या हो। दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, या तो दोनों तरफ परिमेय हो या दोनों तरफ अपरिमेय हो। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक तरफ अपरिमेय है और एक तरफ परिमेय है, ये असत्य है। ये जो अब अगली लाइन क्या आएगी, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है कि भाई साहब यदि बीच में इक्वल है तो दोनों तरफ अलग अलग चीजें नहीं आ सकती, और आ रही है तो ये क्या है प्यारे बच्चों, विरोधाभास है। अब विरोधाभास है इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है। एक बात बताओ, एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय आया, ये कब आया, जब हमने 3 + 2√5 को क्या माना, परिमेय संख्या। इसका मतलब हमने जो माना क्या है, वो गलत है। अतः हमने जो माना वो गलत है, इसका मतलब गलत है। तो फिर जो 3 + 2√5 है वो क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप ये मैंने इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने रखा है प्यारे बच्चों, और ये रियल में बहुत सिंपल है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 3 क्वेश्चंस को आप और ध्यान से देखिए, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब हम यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, हमें 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत ही हलवा है प्यारे बच्चों। देखिए 2 मिनट से भी कम टाइम के अंदर इसको फ्री करते हैं। सबसे पहले वही वाली लाइन कि भाई 1/√2 को यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उल्टा बोलेंगे, माना 1/√2
क्या है, परिमेय संख्या। जैसे मैं इसको परिमेय संख्या बोलता हूं तो आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। मतलब मैं यहां पर 1/√2 को क्या बोलने वाला हूं, p बटे q। ओके, फिर मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया कि प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमें अपरिमेय संख्या को रोकना है। तो हमें दिख गया कि √2 जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्यारे बच्चों वो नीचे आ रही है। अब इसको ऊपर कैसे लाएं? तो मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं प्यारे बच्चों कि भाई अगर √2 को ऊपर ले जाना है तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, उल्टा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैथ्स की प्रॉब्लम यह होती है कि यदि एक तरफ उल्टा करते हो तो दूसरी तरफ भी क्या करोगे, उल्टा। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/√2 को जब उल्टा करोगे तो √2/1 होगा, और p बटे q को उल्टा करोगे तो q बटे p होगा। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखिए √2/1 क्या बनने वाला है, √2, और ये q बटे p ऐसा का ऐसा। क्लियर भाई? ओके, इसके बाद ये वाली लाइनें एकदम फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए मुझे एक बात बताओ, √2 कौन सी संख्या है? हाँ बिल्कुल, अपरिमेय संख्या है। भाई साहब हर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है कि हाँ सर ये एक अपरिमेय संख्या है। जबकि q बटे p क्या है? तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि 3/4 यदि परिमेय संख्या है, क्योंकि मान लो 3/4 एक परिमेय संख्या है और मैं इसको उल्टा कर दूं 4/3, तो वो भी तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक, और उल्टा करने पर भी पूर्णांक बटे पूर्णांक। ये इंफॉर्मेशन हमने सारी यहाँ दे तो रखी है, वो इसीलिए दे रखी है। अच्छा, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। ओके प्यारे बच्चों, इसका मतलब अब यहां पर दिक्कत है कि बीच में आ गया इक्वल, और इधर आ गया अपरिमेय संख्या, और इधर आ गया परिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है। ये चीज गलत है प्यारे बच्चों, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन आने पर ये चीज नहीं होनी चाहिए, या तो दोनों तरफ परिमेय या दोनों तरफ अपरिमेय। इसका मतलब जो कि विरोधाभास है, अतः हमने जो माना वो क्या है, असत्य है। हमने क्या माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत है। इट मींस 1/√2 क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा थोड़ा सा चेंज करके कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, और ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। अब हम आते हैं इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। आ जाइए बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपके धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का पैटर्न ब्रेन के अंदर सेट हो रहा होगा। और देखिए पलक झपकते इसको भी खत्म कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आपका 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो एकदम पैटर्न फिक्स है कि उल्टा बोलेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जैसे मैंने बोला कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हर बच्चा जानता है कि हम इसको लिखने वाले हैं कि 7√5 बराबर p बटे q, क्योंकि परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखते हैं। तो मैंने ये लिखा, और यहां पर ये इंफॉर्मेशन एकदम फिक्स है। ठीक है कि p और q से अभाज्य संख्या, नीचे 0 नहीं हो सकता, और p और q पूर्णांक हो गए। ये एकदम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब क्या करें, मैंने आपको बताया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम अपरिमेय संख्या को रोकने वाले हैं, जो कि आप समझ चुके हैं कि सर ये √5 रुकेगा। तो √5 को यहां रोकने के लिए आप इस 7 को कहां ले जाएंगे, दूसरी तरफ। तो 7 यदि गुणा में है प्यारे बच्चों, तो ये कहां आ जाएगा बेटा, भाग में। तो ये हो जाएगा q के साथ आएगा, तो 5q। अब आप आराम से देख सकते हैं भाई साहब कि जो √5 है वो कौन सी संख्या है, वो एक आपके अपरिमेय संख्या है। और जबकि इसे देखें तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, p बटे q यदि परिमेय संख्या है तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा कि p बटे q के साथ यदि 5 आ जाए। मुझे बताओ p क्या है, पूर्णांक, 5 भी क्या है, पूर्णांक, q भी क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक इंटू पूर्णांक पूर्णांक ही बनेगा, और ऊपर भी क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या बनती है, ये एकदम फिक्स है। तो ये होगी आपके परिमेय संख्या। क्या बात है, बिल्कुल। अब देखिए बीच में इक्वल का साइन आ गया, एक तरफ है अपरिमेय, एक तरफ है परिमेय, जो कि कैसे सत्य हो सकता है प्यारे बच्चों, ये एकदम विरोधाभास है। अतः हमने जो माना वो असत्य है, और हमने क्या माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना तभी तो ये स्थिति आई प्यारे बच्चों, अदरवाइज ये स्थिति आती ही नहीं। इसका मतलब 7√5 परिमेय संख्या नहीं है, तो वो क्या है फिर, अपरिमेय संख्या। और इस प्रकार ये हेंस प्रूव्ड हो चुका है। ओके बच्चों, अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी चुटकी बजाते हम खत्म करते हैं। लीजिए प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें बोला
कि सिद्ध करो कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी देखिए जैसे पिछले 3 क्वेश्चन हमने किए वैसे ही और उससे भी सिंपल तरीके से उसको फ्री करने वाले हैं। सबसे पहले वही वाली बात कि 6 प्लस रूट 2 को हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। जैसे इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे तो बताओ हम किसके बराबर लिखेंगे इसको। जी हाँ, तो हम इसको लिखने वाले हैं 6 प्लस रूट 2 बराबर, बोलिए हाँ बिल्कुल एकदम सही बोले सर, P बटे Q के रूप में इसको लिख दीजिए। अब आपको पता है कि P बटे Q के रूप में जैसे इसको लिखा तो ये वाली जो लाइन है वो कॉपी पेस्ट होगी और आप अब इसमें कंफर्टेबल भी है कि P और Q अभाज्य संख्याएं होगी, नीचे जीरो नहीं हो सकता। और P और Q क्या होने वाले हैं हमारे पूर्णांक, मतलब ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक जो कि परिमेय संख्या है। अब आपसे बता रखा है मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हम अपरिमेय संख्या को रोकेंगे। और मुझे बताइए कि 6 और रूट 2 में से अपरिमेय संख्या कौन है, तो भाई साहब वो है रूट 2, मतलब रूट 2 को हम यहां रोकने वाले हैं। इसका मतलब 6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 जब उधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चे तो P बटे Q माइनस क्या होने वाला है 6। अब इसे थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं बहुत ही इजी वे के अंदर। रूट 2 बराबर इसका एलसीएम आएगा आपका Q, ठीक है, यहाँ Q तो बेटा ऊपर आ जाएगा P और ये इससे इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6Q। फिर मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए कि रूट 2 जो है वो कौन सी संख्या है। तो हर बच्चे को पता है कि सर ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, अब मुझे बताओ कि ये कौन सी संख्या होगी, P माइनस 6Q बटे Q। तो देखिए P यहां से हमने पहले लिख दिया कि P और Q दोनों क्या होते हैं बेटा पूर्णांक। तो मुझे बताइए ये हो गया पूर्णांक और यहां पर देखिए 6 इंटू क्यू, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक इंटू पूर्णांक होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक में से पूर्णांक को माइनस करोगे तो आंसर आएगा पूर्णांक और नीचे भी क्या है पूर्णांक। अब मुझे बताइए ऊपर भी यदि पूर्णांक हो, ऊपर भी यदि पूर्णांक हो और नीचे भी यदि बेटा पूर्णांक हो तो भाई साहब ये क्या बनती है, ये बनती है आपकी परिमेय संख्या है। क्योंकि देखो ना P और Q पूर्णांक है तो P बटे Q पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या बनती है परिमेय संख्या। तो भाई साहब पूर्णांक बटे पूर्णांक आपके बन जाएगी परिमेय संख्या। क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। अब देखिए बीच में आ रहा है इक्वल और एक तरफ आ रहा है अपरिमेय, एक तरफ आ रहा है परिमेय। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि बीच में यदि इक्वल आ गया तो दोनों तरफ या तो परिमेय हो या दोनों तरफ अपरिमेय हो, लेकिन यहां तो एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय। इसका मतलब ये विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब होता है कि हमने जो माना वो गलत है, क्योंकि हमने इसको 6 प्लस 2 रूट को 6 प्लस रूट 2 को परिमेय माना, तभी तो ऐसी स्थिति है। इसका मतलब ये स्थिति सत्य नहीं है, इसका मतलब हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। इट मीन 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही होगी जो हमें पहले दिया हुआ था और ये हमने इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये इस वीडियो के अंदर मेरे द्वारा जो चारों क्वेश्चन बताए गए सेम पैटर्न के अंदर और मैंने बहुत इजी वे के अंदर आपको इनके सॉल्यूशंस बताए हैं प्यारे बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।